Hello friends, myself Anju Yadav, Assistant Professor Physics from Government College, टोडा राइसिंग। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम अध्यारोपण प्रमेय। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे और बाद में इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो आओ देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इस प्रमेय के अनुसार रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त किसी नेटवर्क में यदि दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तो परिपथ के किसी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान या फिर उस अवयव के सिरों पर वोल्टता का मान उन सब धाराओं या वोल्टताओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है रैखिक प्रतिबाधा। देखते हैं, रैखिक प्रतिबाधा वे प्रतिबाधाएं होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा होती है। तो वे प्रतिबाधाएं रैखिक प्रतिबाधाएं होती हैं। तो सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो अगर नेटवर्क में रैखिक प्रतिबाधाएं ही उपस्थित हों तो ही उस नेटवर्क पर लागू होती है, अदरवाइज उस नेटवर्क पर सुपरपोजिशन थ्योरम लागू नहीं होती यदि उसमें जो प्रतिबाधाएं हों वो अरैखिक प्रतिबाधाएं हों। अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस सर्किट। इस सर्किट में अपने पास यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स हैं E1 और E2 और तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं R1, R2 और R3। मान लो इस लूप में इस सोर्स के कारण I1 धारा प्रवाहित होती है और इस लूप में इसके कारण यहाँ से I2 धारा प्रवाहित होती है। तो इस जंक्शन पर किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग इस R3 प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो अब इस फर्स्ट लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू करते हैं। यहाँ पर R1 और R3 प्रतिरोध हैं इस लूप में, जिनमें दोनों में ही धारा की दिशा वही है जो कि हम लूप की दिशा ले रहे हैं। तो इन दोनों पर ही वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर R1 प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 R1, और R3 प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पे धारा है I1 प्लस I2 और इसे प्रतिरोध कितना है R3। तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू टोटल अपने पास वोल्टेज कितना है, E1। अगर E1 को अपन लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो अपने पास से ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को अपन नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे लूप में चलते हैं। इस लूप में हमारे पास दो प्रतिरोध हैं R2 और R3, दोनों में ही धारा की दिशा और लूप की दिशा क्या है, सेम। तो यहाँ पर भी वही वोल्टेज ड्रॉप दोनों के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर टोटल वोल्टेज अपनी कितनी है, E2। तो E2 को वापस यहाँ से हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है A1x प्लस B1y प्लस C1। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का एक रिजल्ट होता है x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, और इसमें जो y का मान अपने पास निकल के आता है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यहाँ पे अपने पास x और y क्या है, अननोन क्वांटिटीज I1 और I2। तो यहाँ से अगर अपन इससे कंपैरिजन करके हम I1 का मान निकालें तो यहाँ हमारे लिए A1 है R1 प्लस R3 और B1 है R3 और C1 है माइनस E1। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास A2 है R3 और B2 है R2 प्लस R3 और C2 है माइनस E2। तो हम इनकी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का अगर हम मान रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे धारा का मान आ जाता है ये। और अगर अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं तो अपने पास धारा का मान आ जाएगा ये। इसको हम इक्वेशन ए नाम दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर अपन लूप I2 धारा का मान या फिर अपन कह सकते हैं कि अपन y का मान निकालें तो अपने पास I2 का मान ये निकल के आ जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे रहे हैं B। अब हम यही धाराएं I1 और I2 जो कि R1 और R2 प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही हैं, इन धाराओं का मान सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है
कि एक बार दो या दो से अधिक जनित्र इसमें उपस्थित होंगे सर्किट में। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि सिर्फ हमें एक बार में एक अपने को सोर्स रखना है, उसकी वजह से हमें धारा या वोल्टता का मान निकालना है, बाकी सोर्सेज को अपने को शॉर्ट कर देना है। तो हम पहले यहाँ पे E1 सोर्स को एज इट इज़ रख रहे हैं और E2 को यहाँ हमने देखो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे कर दिया है, मतलब अपने पास यहाँ पर केवल E1 वोल्टेज सोर्स ही प्रेजेंट है। तो अब अगर अपनी सर्किट की हम बात करें तो इस सर्किट में यहाँ पर हम पहले टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले यहाँ पर R2 और R3 क्या है, पैरेलल में है, तो इनका परिणाम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। और इन दोनों का जो परिणामी प्रतिरोध आएगा ये R1 प्रतिरोध के क्या है, सीरीज में। तो सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो परिणाम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये प्लस ये। तो R टोटल अपने पास निकल के आ जाता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R2 प्लस R3। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर I1 डैश जो कि टोटल करंट है इस सर्किट में, तो I1 डैश का मान क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अपने पास टोटल वोल्टेज कितनी है, E1 है ओनली, और यहाँ पर हम अगर RT का मान रखते हैं तो अपने पास से I1 डैश से ये आ जाती है। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर A1। और अब हम इस प्रतिरोध R2 में जो धारा मान लो I2 डैश प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा I2 डैश का मान ज्ञात करते हैं। I2 डैश का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वोल्टेज डिवाइडेशन रूल। देखो यहाँ तक अपने पास धारा आ रही है I1 डैश, ये धारा आगे जाके इन दोनों शाखाओं में विभाजित होनी है। तो वोल्टेज डिवाइडेशन रूल क्या कहता है, यदि हमें इस R2 प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है, इस वाली शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक जो टोटल करंट आ रही है I1 डैश इंटू ऑपोजिट शाखा में प्रतिरोध का मान R3 अपॉन इन दोनों प्रतिरोधों का योग। तो यहाँ पर अपने पास इस तरीके से I2 डैश आ जाती है। टोटल धारा कितनी है अपनी I1 डैश, और ऑपोजिट ब्रांच में प्रतिरोध कितना है R3, और टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R2 प्लस R3। तो यहाँ से अपने पास I2 डैश का मान क्या आ जाता है, R3 E1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन B1। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, E1 को शॉर्ट सर्किट करेंगे और E2 को एज इट इज़ इसमें सर्किट में रखेंगे। और मान लो इस E2 के कारण इसमें R2 प्रतिरोध में I2 डैश धारा प्रवाहित हो रही है और R1 प्रतिरोध में I1 डैश धारा प्रवाहित हो रही है। तो वापस हम इस E2 प्रतिरोध के कारण R1 और R2 में प्रवाहित धाराएं I1 डबल डैश और I2 डबल डैश हम ज्ञात करेंगे। तो वही हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 और R3 समांतर क्रम में है, पैरेलल क्रम में है, तो इन दोनों का परिणाम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3। और इनका जो परिणामी होगा वो R2 प्रतिरोध के किस में है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर अपना टोटल प्रतिरोध आ जाएगा RT इक्वल्स टू R1 R3 प्लस अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2। तो R टोटल आ जाता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 प्लस R3। तो यहाँ पर जो टोटल करंट है जो कि I2 डबल डैश है वो क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अपने पास I2 का मान निकल के आ जाता है ये I2 डबल डैश इक्वल्स टू R3 E2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे ये I2 है, तो हाँ I2 डबल डैश का यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मान निकल के आ जाता है E2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और वही करंट डिवाइडेशन रूल से हम I1 डबल डैश का मान निकालेंगे। तो I1 डबल डैश का मान अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे अपने टोटल करंट है I2 डबल डैश, और ओपोजिट करंट में यहाँ पे देखो अपने पास प्रतिरोध का मान है R3, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा R3 अपॉन दोनों प्रतिरोधों का योग। तो अपने पास यहाँ पे I1 डबल डैश निकल के आ जाएगी R3 इंटू E2 अपॉन R1 R2 R1 प्लस R3 R2 प्लस R3 R1। इसको हम इक्वेशन नाम दे रहे हैं A2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि पहले E1 सोर्स की वजह से R1 प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो, और E2 सोर्स की वजह से R1 प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह इस R1 प्रतिरोध में उन दोनों का योग
उस आयरन प्रतिरोध में धारा I1 का मान होगा। तो यहाँ पर अपने पास I1 का मान क्या हो जाएगा, I1 डैश प्लस से I1 डबल डैश। यहाँ पे देखो हम देखते हैं पहले I1 किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और दूसरे में I1 डैश भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और लेकिन तीसरे में यहाँ पे I1 डबल डैश जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे I1 डबल डैश का साइन क्या लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर अपनी I1 हो जाएगी, I1 डैश का मान हमने एज इट इज़ रख दिया। चूँकि I1 डबल डैश इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये यहाँ पर किस निगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट I1 निकल के आ जाती है ये। और आप देखो यही सेम धारा अपने पास KVL रूल से निकल के आई थी, I1 इज टू दिस। तो I1 करंट में हमने R1 प्रतिरोध में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हुए प्लस KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए हमने धारा का मान निकाला है जो कि सेम है। तो यहाँ पर अपने पास ये सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव हो जाती है। यही चीज़ अपन R2 प्रतिरोध में भी देख सकते हैं। R2 प्रतिरोध में टोटल धारा का मान कितना हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। I2 डैश तो किसके कारण, E1 सोर्स के कारण, और I2 डबल डैश किसके कारण, E2 सोर्स के कारण। और वही सेम यहाँ पर भी I2 किस दिशा में है, स्टार्टिंग में हम देखते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और I2 डैश फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और I2 डबल डैश रिवर्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी है, I2 डैश ओनली। तो यहाँ पे अपन I2 डैश को निगेटिव में लेंगे, यहाँ पे हमने इसको निगेटिव में ले लिया है। ये तो है अपने पास I2 डैश और ये लिखा है मैंने I2 डबल डैश। तो यही धारा का मान अपने पास निकल के आया था KVL रूल को यूज़ करते हुए। तो I2 का ये मान और जो KVL रूल को यूज़ करते हुए आया था वो मान दोनों क्या है, सेम। तो यहाँ पर अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव हो जाती है। थैंक यू।